नमस्ते। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में फिर से स्वागत है। आज हम लाए हैं सब्जेक्ट इनकम टैक्स से कुछ थ्योरी जो पिछले वीडियो में हम बताए थे। इनकम टैक्स होता क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज हम चलते हैं आगे और देखते हैं इनकम के बारे में। इनकम देखिए क्या है कि डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 224 में कि इनकम में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि पूछता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में कि इनकम को किस सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया है। तो सेक्शन 224 में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या बताया गया है। प्रॉफिट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि प्रॉफिट अर्न करता है तो वह कहलाएगा इनकम। ठीक, नाम ही समझ लीजिए। अगला देखिए क्या है। डिविडेंड क्या होता है। कोई पर्सन होता है वह कंपनी से डिविडेंड रिसीव करता है, या कोई कंपनी किसी अदर कंपनी से डिविडेंड रिसीव करती है, या कोई फर्म डिविडेंड रिसीव करता है, या फिर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डिविडेंड रिसीव करता है तो वह क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। ठीक, आइए। सैलरी, परक्यूजिट्स, अलाउंसेस। कोई पर्सन है जो कि इंडिविजुअल है, कोई जो कंपनी में जॉब करता है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंटेड हो, तो वहाँ से जो सैलरी मिलेगा उसको, उसमें परक्यूजिट्स भी होगा, अलाउंसेस भी होंगे, तो वो सभी चीज़ें कहलाएंगी इनकम। परक्यूजिट्स क्या होता है कि मनी के रूप में नहीं मिलता है उसको किसी एसेट्स के रूप में चीज़ें मिलती हैं तो वह कहलाता है परक्यूजिट्स। जैसे क्या होगा कि उसको रहने के लिए मकान मिल गया, परक्यूजिट्स कहलाएगा। उसको कार मिल गया, परक्यूजिट्स कहलाएगा। तो ये सब परक्यूजिट्स होते हैं। तो वो सब भी क्या होंगे, सर्विसेज। ठीक, कार मतलब मिलना, यहाँ पे क्या है कि उसको सर्विस मिला है कार की आने जाने के लिए, या हाउस की बात की है तो उसको हाउस मिला है रहने के लिए, तो वो सब भी क्या कहलाएंगे, इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं। अलाउंसेस मिलते हैं कई तरीके के। ठीक, कुछ जैसे क्या होता है कि डीएनए अलाउंस मिलता है उसको, और मिलता है हॉस्टल अलाउंस मिलता है, एजुकेशन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, या उसको फॉरेन अलाउंस मिलता है, ये सब चीज़ें, होल्डिंग अलाउंस मिलता है। तो वो सभी जो अलाउंसेस होंगे वह सैलरी में इंक्लूड किए जाते हैं, यानी वह इनकम माना जाता है। आइए अगला देखिए क्या है। कैपिटल गेन, कोई पर्सन है वह किसी कंपनी का शेयर परचेज किया है, तो उस शेयर को यदि सेल करता है तो शेयर को सेल करने से उसको कैपिटल गेन होता है। ठीक, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। या कोई कंपनी होती है तो वो भी शेयर को सेल कर सकती है, या कोई एसेट्स है उसको सेल करते हैं, तो वो सब क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन कहलाएगा। तो वो भी कंपनी का या पर्सन का इनकम माना जाएगा। अगला देखिए क्या है। लॉटरी, पजल, हॉर्स रेस एक्सेट्रा। कोई क्या है कि लॉटरी खेलता है, उससे जीतता है, पजल खेलता है और कार्ड्स प्ले करता है, कार्ड खेलता है, हॉर्स रेस करवाता है, तो इससे भी जो भी होगा उससे मनी रिसीव होगा तो वो भी क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। ठीक, रेंट रिसीव, कोई क्या है कि अपना मकान दिया है किराए पर, तो उससे जो रेंट मिलेगा वो भी क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। एनी अदर वे, मतलब और किसी भी अन्य तरीके से अगर उसको मनी मिलता है तो वो भी इनकम कहलाता है। जैसे क्या हो कि कोई एम्प्लॉई है वह रिटायर होता है तो उसको मिलने वाला अमाउंट, प्रोविडेंट फंड का अमाउंट जो कि उसने पे दिया है एम्प्लॉयर ने, वो अमाउंट, और लिव इन कैश का अमाउंट, ये सब क्या कहलाएंगे, इनकम कहलाते हैं। या फिर ग्रेचुटी का अमाउंट, वो भी क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। ठीक, तो आइए जानते हैं इसके बारे में और थोड़ा। देखिए क्या है। रेगुलर और इरेगुलर इनकम क्या हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। जैसे कोई पर्सन है और वह होल ईयर कहीं जॉब करता है तो इससे इनकम अर्न करता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, रेगुलर इनकम। इरेगुलर भी हो सकता है, मतलब वह किसी मंथ में जॉब करता है, किसी मंथ में जॉब नहीं करता है, तो ये क्या है, इरेगुलर। तो चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर मनी रिसीव करता है तो वो भी क्या कहलाएगा, इनकम कहलाता है। ठीक, आगे देखिए क्या है। इन फॉर्म ऑफ मनी और अदर थिंग, मतलब मुद्रा के रूप में या अन्य किसी रूप में भी उससे कुछ रिसीव होता है तो वह भी मनी, वह भी इनकम कहलाएगा।
जैसे क्या है कि कोई पर्सन है किसी कंपनी में जॉब करता है तो उसको सैलरी मिलेगी मॉनेटरी रूप में, मॉनेटरी फॉर्म में, तो वो भी इनकम कहलाएगा। साथ ही साथ हो सकता है कि कंपनी उसे कोई एसेट्स दे दे, कार दे दे या टेलीविज़न दे दे, फ्रिज दे दे, तो वो भी क्या कहलाएगा, मनी ही कहलाए, मतलब इनकम ही कहलाएगा। ठीक, आगे देखिए क्या है, सेविंग इज़ नॉट इनकम, मतलब बचत जो है वह आय नहीं होता है। इसके बारे में बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर कोई हस्बैंड, एक एग्जांपल, अपने वाइफ को देता है वेजिटेबल लाने के लिए पैसे, मान के चलते हैं कि उसने अपने जो वाइफ है उनको 500 रुपये वेजिटेबल लाने के लिए दिया और 350 रुपीज़ का, मतलब 350 रुपये का वेजिटेबल लाई और 150 रुपीज़ अपने पास रख ली, तो 150 रुपये जो सेविंग हुआ है वह इनकम नहीं कहलाता है। ठीक, आइए अगला देखते हैं, लीगल बर्डन नॉट इनकम, किसी तरह का अगर वैधानिक भार उत्पन्न किया गया है तो वह इनकम नहीं कहलाता है। जैसे समझिए क्या है कि कोई पर्सन है और मान के चलते हैं एक हस्बैंड है, वह अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देते हैं, तलाक दे देते हैं। अब उनकी जो वाइफ है उन्होंने कोर्ट में यह कहा कि हमारे जीवन यापन करने के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए। ठीक, तो जो ये है जो हस्बैंड हैं जिनको तलाक मिल चुका है वो अमाउंट कोई देते हैं उस औरत को, तो वह जो अमाउंट होगा, मान के चलते हैं 1000 है, वह अमाउंट इनकम नहीं कहलाएगा। और जो जिनको यह मिल रहा है, जो तलाकशुदा है औरत, उनको जो मिल रहा है यह अमाउंट, वह उनका इनकम कहलाएगा। ठीक, तो पी कोई पर्सन है, वह 20,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। ठीक, और इसमें से 1000 क्या किए, जो तलाकशुदा पत्नी है उनको दे दिए, अपनी जो पहले थी। अब 1000 क्या होगा, वह इनकम इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, कितना उनका इनकम कहलाएगा, यहाँ पे 25। ठीक, 25,000 इनकम कहलाएगा। 1000 क्या है, एक वैधानिक भार है जो कि अपने तलाकशुदा पत्नी को दे रहे हैं। आगे देखिए, डिस्प्यूटेड इनकम, मतलब क्या है, किसी तरीके का विवादास्पद अगर आय है तो वह इनकम किसका कहलाएगा, जो केस को जीतेगा। ठीक, मान के चलते हैं कि कोई ए और बी पर्सन है, 1000 रुपीज़ है जो कि विवादास्पद है। ठीक, डिस्प्यूटेड है, तो कोर्ट में जाएगा। अगर ए जीतता है केस को तो 1000 उसका होगा, यदि बी जीतता है तो 1000 उसका इनकम कहलाएगा। ठीक, आइए अगला देखते हैं, सब्सिडी। सब्सिडी क्या है कि यह भी इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे क्या होता है कि गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, तो सब्सिडी जो होगी वह इनकम नहीं कहलाएगी। ठीक, जैसे क्या है कि मान के चलिए कि आपने 800 रुपीज़ का सिलेंडर परचेज किया, उसमें से आपके बैंक खाते में 200 रुपीज़ क्या हुआ, खाते में चला गया पैसा, तो ये 200 रुपीज़ इनकम नहीं कहलाएगा। ठीक, आइए अगला देखते हैं, लीगल एंड इलीगल, मतलब वैधानिक या गैर वैधानिक, दोनों तरीके से अगर आप इनकम मनी रिसीव कर रहे हैं तो वह इनकम कहलाएगा। ठीक, आगे देखिए, रिसीवेबल और रिसीव्ड, मतलब प्राप्त या प्राप्त हो चुका अगर कोई इनकम है या मनी है तो वह क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। रिसीव कर लिए तो मनी कहलाएगा ही, इनकम कहलाएगा ही। और रिसीवेबल भी, मतलब क्या है कि कोई दुकानदार है और उसने गुड्स को सेल किया जो कि क्रेडिट पे, उधार में, तो उधार में सेल किया है तो वह इनकम माना जाएगा। क्यों, क्योंकि उधार सेल किया है तो बाद में उसको मिलेगा ही, तो वह भी क्या कहलाएगा, इनकम। चाहे रिसीवेबल हो या रिसीव्ड हो चुका हो, दोनों ही इनकम कहलाते हैं। आगे देखिए, कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस डज नॉट इनकम, मतलब खर्चों की जो क्षतिपूर्ति होगी वह इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। जैसे क्या है कि कोई एम्प्लॉयर है, वह अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि आप यहाँ इस पते पर होके आइए, तो क्या होता है कि वहाँ पे जाता है तो उसको खर्चे होते हैं, मान के चलते हैं 500 रुपीज़, तो अब 500 रुपीज़ जब वापस आता है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर इसको दे देता है 500 रुपीज़ कि आपका खर्चा हुआ था, इसको रख लीजिए। तो ये जो 500 रुपीज़ है वह इनकम नहीं कहलाएगा। ठीक, समझ में आया। तो अगला देखिए क्या है, अगला हमारा टॉपिक है पर्सन।
पर्सन को डिफाइन बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में, ठीक। इनकम टैक्स 1961 सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में बताया गया है कि पर्सन में कौन कौन होते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है सेक्शन, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एंट्रेंस वाले में। आइए देखते हैं क्या है। एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति क्या कहलाता है? पर्सन कहलाता है, ठीक। अगला देखिए क्या है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है कि ऐसा बिजनेस, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दादा दादी हों, उनके बेटे हों, उनके ग्रैंडसन हों, तो वो सभी अगर मिलके अगर क्या चलाते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, तो यह कहलाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि एक पर्सन है, ठीक। कंपनी, कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसकी कैपिटल होती है, उस कैपिटल को कई डिवाइड किया जाता है। वह शेयर्स होते हैं, शेयर को परचेज करने वाले या बाई करने वाले शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, और इस तरह अपना क्या करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो कंपनी भी जो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आगे देखिए फर्म, फर्म क्या होता है? जो 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके एक संगठन स्थापित करते हैं, जो कि साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत आता है, ठीक। पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत 1932 के अंतर्गत आता है, तो वो भी क्या कहलाएगा? एक पर्सन कहलाता है। आगे देखिए क्या है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का संघ भी क्या कहलाता है? एक पर्सन कहलाता है। जैसे क्या है कि कोई इंडिविजुअल ए पर्सन है, कोई इंडिविजुअल बी पर्सन है, कोई कंपनी ABC लिमिटेड है, ठीक, कोई फर्म है, तो ये सभी मिल करके एक एसोसिएशन बनाते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, प्रॉफिट के पर्पज़ से, तो यह भी क्या कहलाएगा? एक पर्सन कहलाता है। अगला देखिए क्या है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके अगर किस लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई काम करते हैं, तो वह कहलाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो भी क्या कहलाता है? एक पर्सन कहलाता है। आगे देखिए लोकल अथॉरिटी, जैसे म्यूनसिपैलिटी हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गया, ये सब भी क्या कहलाते हैं? एक पर्सन कहलाते हैं। आगे देखिए क्या है। ईच आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कोई भी कृत्रिम व्यक्ति, जैसे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, मतलब क्या हो गया? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक, यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, RBI हो गया, जो संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा स्थापित किए गए हैं, वो सभी ही कहलाएंगे क्या? एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएंगे, जो कि पर्सन के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी पर्सन कहलाती हैं। एक क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं, ठीक। तो ये तो हो गया पर्सन के बारे में। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने देख लिया, एक तो इनकम और एक पर्सन। आइए एक और आप टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। अगला है हमारा SAC, करदाता। करदाता कौन होता है? जो कर को चुकाता है। तो देखिए क्या होते हैं कि 3 तरीके के SAC होते हैं, एक नॉर्मल SAC, एक डिम्ड SAC, एक SAC इन डिफ़ॉल्ट। नॉर्मल SAC क्या होते हैं कि जो इनकम अर्न करते हैं और टैक्स पे करते हैं, या इंटरेस्ट पे करते हैं टैक्स पर, या पेनाल्टी को पे करते हैं, या असेसमेंट का प्रोसीजर अपनाते हैं, मतलब अपना रिटर्न फाइल करने का काम करते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं? SAC कहलाते हैं, ठीक। आगे देखिए क्या है। डिम्ड SAC, माना गया करदाता। माना गया करदाता क्या होता है कि जब कोई करदाता किसी दूसरे के इनकम पर, जब कोई SAC किसी दूसरे के इनकम पर अगर कर देता है, टैक्स देता है, तो वह कहलाता है डिम्ड SAC। मान के चलिए कोई ABC नाम का कोई पर्सन था, उसका डेथ हो गया टैक्स देने से पहले, जो इनकम वह कमाया था। अब उसका जो बेटा होगा XYZ, वह क्या करेगा? उनके इनकम पर टैक्स पे करेगा, तो यह कहलाएगा डिम्ड SAC। XYZ क्या कहलाएगा? डिम्ड SAC। अगर ABC ही देते हैं जो उनके पिता हैं, तो वह कहलाते हैं नॉर्मल SAC, और XYZ पे कर रहे हैं तो वह कहलाएंगे डिम्ड SAC, माना हुआ करदाता। या फिर क्या होता है कि जो अवयस्क जो बालक होता है,
अगर वो इनकम अर्न करता है तो उनके पेरेंट्स में क्या होता है, उसका इनकम इंक्लूड कर दिया जाता है। तो अभी क्या कहलाते हैं, जो उनके पेरेंट्स होंगे वह कहलाएंगे डीम्ड एसएससी माना गया करदाता। ठीक, आइए आखिरी देख लेते हैं, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, चूक में करदाता। चूक में करदाता का कंडीशन क्या होता है डीम्ड एसएससी इन डिफ़ॉल्ट वाला, कि इसमें अगर कोई अथॉरिटी ने कहा है, मतलब मान के चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या सीबीडीटी ने कहा है किसी पर्सन से कि आपके यहाँ जो काम करने वाले वर्कर्स हैं आप उनका टैक्स खुद ही कलेक्ट कर लेंगे। ठीक, यह अधिकार उनको दिया गया है या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अगर वह इनकम जो एम्प्लॉय को देना था, मतलब सैलरी देते हैं और सैलरी में से देने से पहले अगर टैक्स को नहीं काटते हैं और पूरा सैलरी पेमेंट कर देते हैं एम्प्लॉय को, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, मतलब चूक में करदाता माना जाएगा। उनको कहा गया था कि अपने आप एम्प्लॉय का टैक्स खुद ही लेंगे, कलेक्ट करेंगे और हमारे यहाँ पहुँचाएंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, बिना टैक्स काटे सैलरी पेमेंट कर देते हैं, तो चूक में करदाता माना जाएगा। तो उस पर्सन से या कंपनी से टैक्स वसूला जाएगा। तो यह कहलाते हैं एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।